हेलो माय फ्रेंड्स, मैं जितिन चौधरी आपके अपने यूट्यूब चैनल रोजगार स्टडीज़ में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने जो पहली वीडियो डाली थी RWA पे, जो यूपी पुलिस री एग्ज़ाम कांस्टेबल के लिए जो मॉक टेस्ट हुआ था उसका सॉल्यूशन मैंने मैथ्स के लिए डाला था। उस पर आपने बहुत प्यार दिखाया और मेरा बस आपसे ये अनुरोध है कि जो भी छात्र उस वीडियो को देख रहा है प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर ले और शेयर करें। तो आज मैं इस वीडियो में फिर से जो 17 मार्च 2024 को RWA का यूपी पुलिस री एग्ज़ाम कांस्टेबल का जो मॉक टेस्ट हुआ है उसके सॉल्यूशन के लिए आया हूँ। उस पर मैथ्स का सॉल्यूशन हम करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि परम अकेले एक काम को 24 घंटे में पूरा कर सकता है और चरण अकेले उसी काम को 30 घंटे में पूरा कर सकता है। तो देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है कि परम किसी काम को 24 घंटे में पूरा कर सकता है और उसी काम को चरण 30 घंटे में पूरा कर सकता है। तो कह रहा है कि यदि वे एक साथ काम करते हैं तो 1 घंटे में उस काम का कितना भाग पूरा करेंगे। तो पहले क्या करेंगे, हम पहले ये देखेंगे कि टोटल वर्क कितना है। उसके लिए क्या करेंगे कि 24 और 30 का एलसीएम ले लेंगे। 24 और 30 का एलसीएम होता है दोस्तों 120। तो मान लीजिए कि 120 काम है टोटल। अब 24 घंटे में परम ने 120 काम किया तो 1 घंटे में 5 काम करता होगा और चरण ने 30 घंटे में 120 काम किया तो 1 घंटे में 4 काम करता होगा। अब ये दोनों मिलकर जब काम करेंगे तो परम और चरण दोनों मिलकर जब काम करेंगे तो 5 + 4 यानी कि 9 काम कर देंगे। अब 9 काम कर दिया किस में से, 120 में से। तो देखना 3 से इसे काट लीजिए, 3 × 9, 3 से 40 और यानी कि 3/40 भाग काम उन्होंने कर लिया। और यही आपसे पूछ रहा था कि कितना भाग पूरा कर लेंगे, किसमें, 1 घंटे में। तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा 3/40। ऑप्शन नंबर डी इसमें बिल्कुल सही रहेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन नंबर 2, यदि कलम की कीमत में 20% की कमी होती है तो एक व्यक्ति 100 रुपये में 10 कलम अधिक खरीद सकता है। इसका मतलब क्या है कि व्यक्ति के पास पहले भी खर्च करने के लिए 100 रुपये थे और जब वो कलम की कीमत जो है कम हो गई है, अब भी उसके पास 100 रुपये ही है। तो ऐसे क्वेश्चन को देखो सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं कि मान लीजिए आपके पास 100 रुपये थे खर्च करने के लिए, ठीक है। 100 रुपये में आप जितनी भी कलम आती थी लेकर आते थे, ठीक। उसके बाद क्या हुआ कि कलम के मूल्य में 20% की कमी हो गई। तो 20% की कमी हो गई तो वही कलमें जितनी आप पहले लेकर आते थे अब 80 रुपये में मिलेंगी, ठीक है दोस्तों। लेकिन आपके पास अमाउंट जो है वो समान है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन बोला था कि 100 रुपये में 10 कलम अधिक खरीदता है। तो इसका मतलब क्या है कि पहले भी 100 रुपये थे तो अब की बार भी 100 रुपये ही खर्च करने के लिए आपके पास है। तो इसका मतलब ये है कि जो चीज़ पहले 100 रुपये में आती थी अब वो 80 रुपये में आती है और हमारे पास खर्च करने के लिए पहले के बराबर रुपये यानी कि कितने रुपये, 100 रुपये हैं। तो अब चीज़ ज़्यादा आ जाएगी। कितने की ज़्यादा आ जाएगी, 20 रुपये की चीज़ ज़्यादा आ जाएगी, यानी कि 20 रुपये की कलम ज़्यादा आएंगी। कितने पर, 80 पर। इसका आप रेशो बना लो, 20 से कम 20 यानी कि 1/4। यानी कि रेशो में अगर पहले 4 कलम लेते थे तो 1 कलम ज़्यादा आएगी, यानी कि 4 और 1 5 कलम आएंगी रेशो में। लेकिन एक्चुअल में जो ज़्यादा आ रही है, एक की रेशो की वैल्यू कितनी है, 10 कलमें ज़्यादा आ रही हैं, 10 कलमें। तो देखना 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, गुणा 10 कितनी, 50 कलमें, 50 कलमें। यानी कि अब आप 100 रुपये में 50 कलमें लेकर आ रहे हो तो एक कलम का मूल्य कितना हो जाएगा, 2 रुपये। कितना दोस्तों, 2 रुपये। तो आपका जो आंसर होगा इसमें ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 मेरे प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा है, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि 10,000 रुपये की धनराशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर पर एक सही 1/2 वर्ष के छमाही आधार पर चक्रवृद्धि किए जाने वाले चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर ज्ञात कीजिए। देखिए आपको प्रिंसिपल कितना दे रखा है, 10,000 रुपये। ये क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है। और रेट आपको दे रखा है 10% वार्षिक, ठीक है। और समय आपको दे रखा है 1 सही 1/2 वर्ष। लेकिन आपसे क्या कहा है कि वो वर्ष में नहीं लेता है ब्याज, वो छमाही लेता है। तो 1 सही 1/2 वर्ष में कितनी छमाही हो जाएंगे दोस्तों, देखो 1 वर्ष में 2 छमाही हो जाएंगी, 6 माही की 1 छमाही बोल देते हैं, और आधे वर्ष में 1 और छमाही यानी कि 3 छमाही हो जाएंगी,
जब छमाही हो जाएंगी 3 तो रेट भी वार्षिक नहीं लगाएंगे हम, रेट भी वार्षिक ना लगा के कैसे लगाएंगे, छमाही लगाएंगे। तो छमाही के लिए क्या करेंगे, 10 में 2 से भाग दे देंगे बटे 2, यानी कि 5% छमाही, ये आपकी ब्याज दर हो जाएगी। और 5% छमाही का मतलब देखो 5% की वैल्यू क्या होती है, ये होता है 1/20, यानी कि जो भी हमारी यहाँ पे धनराशि होगी उस पर 1/20 के हिसाब से रेट लगा देंगे हम। तो इसका क्या है, पी दे रखा है आपको 10,000 रुपये। तो आपको दोस्तों करना क्या है, 3 छमाही के लिए आपको ऐसे 3 तीर खींच लेने हैं और इस पर रेट लगाना है 1/20, 1/20, 1/20। तो देखो पहले प्रिंसिपल पे लगाएंगे। तो साधारण ब्याज क्या होता है कि जब तक प्रिंसिपल पर ब्याज लगता है केवल, वो साधारण ब्याज कहलाता है। तो 10,000 का 1/20 करेंगे तो वो आएगा 500 रुपये। ठीक है दोस्तों, अगली साल हम जाएंगे दूसरी छमाही में जब जाएंगे तो फिर से प्रिंसिपल पे लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, 10,000 का 1/20, 500 रुपये। लेकिन इससे पहले वाली छमाही में भी तो ब्याज बना हुआ है 500 रुपये, तो इस पर भी इसी रेट से लगाएंगे, यानी कि 500 का 1/20 करेंगे तो आएगा कितना, 25 रुपये आएगा, 25 रुपये। ऐसे ही अब तीसरी छमाही में जाएंगे तो पहले प्रिंसिपल पे लगाएंगे और प्रिंसिपल पे लगाएंगे तो कितना आएगा, 10,000 का 1/20, 500 रुपये। और इससे पहले 2 छमाहियों में जो ब्याज बना उस पर ब्याज लगाएंगे। तो 500 का 1/20 करेंगे तो 25, इस 500 पर जो 1/20 करेंगे फिर से 25, और इस 25 का देखो मैं अलग कर रहा हूँ, 25 का 1/20 करेंगे तो 5 चौक 20 और 5 25, यानी कि 5/4, 4 से इसमें भाग देंगे तो 4 एकम 4, 1 बच गया, पॉइंट लगाओ, 0 बढ़ा लेंगे और 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। यानी कि अगर आपसे सिर्फ तीनों छमाहियों का क्या पूछा जाए, साधारण ब्याज पूछा जाए, और साधारण ब्याज क्या होता है, जो केवल मूलधन पर सीधा सीधा ब्याज लगता है, तो वो कौन सा है, 500 500 500, यानी कि ये वाला जो बॉक्स है ये 3 वर्ष के छमाही का साधारण ब्याज है। और अगर 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज की बात की जाए तो भाई इसमें ये पूरा बॉक्स शामिल हो जाएगा, ये वाला पूरा बॉक्स, ये वाला। तो लेकिन आपसे पूछा है कि 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, तो इस पूरे बॉक्स में से मैं ये वाला छोटा वाला बॉक्स घटा दूंगा तो मेरे पास ये वाला बचेगा, सिर्फ ये वाला। तो ये कितना है, 25 या 75 और 1.25, यानी कि 75 और 1 76.25, यानी कि ये अंतर आ जाएगा किसका, 3 छमाही के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का। तो दोस्तों इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी, 76.25। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों, इसमें ब्लर हो रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है। जैसे ही इसे सही होगा तो मैं अगली वीडियो में या फिर अलग से एक वीडियो डाल के उसका सॉल्यूशन बता दूंगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि पाइप ए और बी किसी टैंक को क्रम से 8 घंटे और 12 घंटे में भर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि एक पाइप ए है और ये 8 घंटे में किसी टैंक को भर सकता है। दूसरा पाइप है बी, ये इसे 12 घंटे में भर सकता है। और तीसरा पाइप है सी, इस भरे हुए टैंक को 6 घंटे में खाली कर सकता है। तो जो खाली करने वाला पाइप है इसकी एफिशिएंसी नेगेटिव, यानी कि खाली करता है, इसलिए आप यहाँ पे साइन लगा दो नेगेटिव का, जिससे ध्यान रहे। अब क्या करोगे, आप ये देखो कि टैंक में पानी कितना आता है। इसके लिए क्या करोगे, इनका एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना आ जाएगा दोस्तों, 24 आ जाएगा। तो मान लीजिए कि 24 लीटर टैंक में पानी आता है, तो इनकी एफिशिएंसी निकाल लो हर घंटे की। तो इनकी एफिशिएंसी कैसे आ जाएगी, देखो 8 घंटे में 24 लीटर भरता है एक, तो 1 घंटे में कितना भरता होगा, 8 × 24, ये 2 भरेगा, ये 6 चौक 24, यानी कि ये 4 लीटर 1 घंटे में निकाल देगा। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ए और बी को 3 घंटे के लिए खोला जाता है, यानी कि ए प्लस बी। तो ए 1 घंटे में 3 काम करता है और 2, 3 और 2, यानी कि ए और बी मिलकर 1 घंटे में 5 काम करेंगे और इनको 3 घंटे के लिए खोला जाता है। तो गुणा 3 कर देंगे तो काम कितना कर देंगे, 15 काम कर देंगे। यानी कि टैंक में अब जो पानी होगा, जो खाली टैंक था उसमें जैसे हमने ये ए और बी दोनों पाइप लगा दिए और ये दोनों भरने वाले पाइप थे, इन्होंने हर घंटे ये दोनों मिलकर 5 काम करते हैं, तो 3 घंटे में 15 भर दिया होगा, 15 लीटर। अब इसमें 15 लीटर ये भर दिया। अब क्या कह रहा है
कि अब इन दोनों को बंद कर दिया गया और एक तीसरा पाइप सी, यहां से कोई तीसरा पाइप सी लगा दिया। और सी कौन सा है? जो पाइप निकालता है, और निकालता कितना है? 4 लीटर निकालता है। कितनी देर में? 1 घंटे में। तो इस टैंक को जिसमें 15 लीटर भरा हुआ है, इस 15 लीटर को निकालने में 4 की स्पीड से, यानी कि हर घंटे 4 निकालता है, तो सी कितना समय लेगा? 15/4 कर देंगे, तो 4 से भाग देंगे, 4 तिया 12, 3 बच गया, 3 सही 3/4 घंटे। तो सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 3 सही 3/4 घंटे। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें कहा है कि x और y की वर्तमान आय का अनुपात, एक x है और y है, इनकी प्रेजेंट ईयर इनकम यानी कि वर्तमान आय का अनुपात कितना दे रखा है दोस्तों? 5:8। अब उनकी व्यक्तिगत आय के अनुपात क्रम से अब व्यक्तिगत में भी किसका दे रखा है? पिछले वर्ष यानी कि लास्ट ईयर इनकम, और प्रेजेंट ईयर इनकम का। किसका? व्यक्तिगत, यानी कि पहला x का दे रखा है और दूसरा y का भी। लास्ट ईयर इनकम और प्रेजेंट ईयर इनकम। देखो यहां किसके बारे में? x के बारे में। यहां किसके बारे में? y के बारे में। तो x के पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष का जो अनुपात है वो दे रखा है 2:3, और y का पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष का अनुपात दे रखा है 3:4। अब मेरे प्यारे दोस्तों, आप देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है कि x की वर्तमान आय यहाँ पर कितनी दे रखी है? 5, और x की वर्तमान आय यहाँ पर कितनी है? 3। तो ऐसा तो हो नहीं सकता, दोनों अलग अलग नहीं हो सकती, समान होनी चाहिए। तो आप समान करने के लिए क्या करोगे कि 5 और 3 का एलसीएम लो आप मन में, तो वो होता है 15। यानी कि आप यहाँ पे भी 15 बना लो और यहाँ पे भी 15 बना लो। तो यहाँ पर अगर मैं 15 बनाऊंगा तो मुझे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 5 से, और अगर यहाँ मैं 15 बनाऊंगा तो यहाँ मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी मुझे 3 से। लेकिन दोस्तों अगर मैं यहाँ 5 की मल्टीप्लाई करूंगा तो इसका रेशो जो है चेंज नहीं होना चाहिए, ये हो जाएगा 2:15, जबकि रहना चाहिए 2:3। तो इसलिए मुझे 5 से मल्टीप्लाई यहाँ पे भी करनी पड़ेगी। अब देखना 5 से 5 कट जाएगा तो 2:3 रहेगा। ऐसे ही अगर मैंने यहाँ 3 से मल्टीप्लाई किया है तो मुझे 3 से मल्टीप्लाई यहाँ भी करनी पड़ेगी, 3 से 3 कट जाएगा तो 5:8 रहेगा। ठीक है दोस्तों। अब देखिए y की क्या कह रहा है। अब y देखो, y की जो यहाँ पर प्रेजेंट ईयर इनकम है वो कितनी है? 24, और यहाँ कितनी दे रखी है? 4। तो इन दोनों को समान करने के लिए, यानी कि अगर ये 24 है तो ये भी 24 होनी चाहिए, तो इसे 24 बनाने के लिए आप किससे मल्टीप्लाई कर लोगे? 6 से। अगर मैंने इसमें 6 से मल्टीप्लाई किया तो मुझे इसमें भी 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 6 से 6 कट जाएगा तो रेशो में कोई चेंज नहीं होगा। तो देखो अब आसानी से यहाँ 24 हो गया और यहाँ पे भी 24 हो गया। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि यदि पिछले वर्ष में उनकी कुल आय 56,000 रुपये थी, यानी कि x और y की जो कुल मिलाकर पिछले वर्ष की आय थी, तो देखना x की पिछले वर्ष की आय कितनी थी? 5 दूनी 10। देखो दोस्तों यहाँ पे 10, और y की कितनी थी? 6 तिया 18, यानी कि 10 + 18, यानी कि ये कुल मिलाकर कितनी हो गई? 28। लेकिन किस में हुई? रेशो में। और एक्चुअल में ये दे रखी है 56,000। तो 28 से कम 28 और 28 दूनी 56, यानी कि एक रेशो की वैल्यू आ गई दोस्तों यहाँ से 2,000 रुपये। जब एक रेशो की वैल्यू 2,000 रुपये हो गई तो पूछ रहा है कि y की वर्तमान आय ज्ञात कीजिए। अब y की वर्तमान आय कौन सी है दोस्तों? ये वाली 8 या 24। तो y की वर्तमान आय देखो 24, और एक रेशो की वैल्यू आई यहाँ से 2,000, तो गुणा 2,000, तो दोस्तों ये हो जाएगा 48,000 रुपये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7। वो बोल रहा है कि एक संख्या n जिसको 20 से विभाजित करते हैं, जो 20 से विभाजित है, ये बोला है उसने। तो विभाजित है इसका मतलब क्या है? रिमाइंडर 0 है, यानी कि ये n एक ऐसी संख्या है जो 20 से भाग देंगे तो पूर्णतः कटती है। तो ऐसे ही आपसे पूछ रहा है कि n+2 इंटू n+9 को जब हम 20 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों आपको पता है कि n+2 में जब मैं 20 से भाग दूंगा तो n तो ऐसी संख्या है जो 20 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर 0 आता है, लेकिन जब 2 में भाग दूंगा तो क्या बच जाएगा? 2 बच जाएगा, और 0 + 2 2 हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर ये 0 देगा, और 9 में भाग दूंगा तो 9 में भाग जाएगा नहीं तो रिमाइंडर 9 बच जाएगा।
लेकिन बीच में जो साइन है यहाँ पे किसका साइन है, मल्टीप्लाई का। अब 0 + 2 ये तो पूरा 2 हो गया, और 0 + 9 ये पूरा 9 हो गया, तो 9 दूनी 18, यानी कि 18/20, और 18 में 20 से भाग जाएगा नहीं, तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा दोस्तों, 18। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, 18। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें क्या कह रहा है, 0.14 मल्टीप्लाई 0.14 माइनस के 2 मल्टीप्लाई 0.14 मल्टीप्लाई 5.14 प्लस 5.14 मल्टीप्लाई 5.14। देखिए दोस्तों, अगर मैं यहाँ पे एक चीज़ देखने को मिलती है, देखो 0.14 इज इक्वल टू, अगर मैं ए मान लेता हूँ, और 5.14 इक्वल टू क्या मान लेता हूँ, बी। तो दोस्तों यहाँ पे देखना, अगर मैं 0.14 की जगह ए लिख लूँगा, तो यहाँ हो जाएगा ए गुणा ए, यानी कि यहाँ हो जाएगा ए गुणा ए, यानी कि मैं लिख सकता हूँ इसे ए का स्क्वायर। यहाँ क्या लिख सकता हूँ मैं, 2, और 0.14 की जगह ए लिख दूंगा तो 2 गुणा ए, और 5.14 की जगह लिख दूंगा क्या, बी, तो ये हो जाएगा बी प्लस, और यहाँ कितना हो जाएगा, 5.14 की जगह मैं बी लिखूंगा तो बी गुणा बी, यानी कि बी का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब आप देख सकते हो कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बराबर होता है क्या, ये बराबर होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, और a की जगह मैंने क्या माना था, 0.14, यानी कि 0.14 माइनस के 5.14 का होल स्क्वायर, और इसमें से इसे घटाएंगे तो ये आएगा माइनस के 5 का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा 25। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा 25। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला है कि किसी वर्गाकार भूखंड का परिमाप। अब भूखंड कैसा है, वर्गाकार है, तो मैंने मान लिया ये वर्गाकार भूखंड है, इसकी जो लंबाई है ए है, तो वर्गाकार है तो इसकी चारों भुजाएं समान होंगी, और इसका जो परिमाप होगा तो वो क्या हो जाएगा, 4 × a। अब ये कह रहा है कि किसी वर्गाकार भूखंड का जो परिमाप है, यानी कि 4 × a है, ये बराबर है किसके, ये किसके बराबर है, किसी आयत के आयताकार भूखंड के परिमाप के बराबर है, यानी कि जिसकी लंबाई कितनी दे रखी है उस आयताकार भूखंड की, 35 मीटर, और चौड़ाई दे रखी है दोस्तों 15 मीटर। अब इस आयताकार भूखंड के परिमाप, तो परिमाप जब निकालेंगे तो वो होता है 2 × l + b। अब l क्या है, 35 मीटर, और प्लस b कितना है, 15 है, 2 × l + b, इसके बराबर है किसका, वर्ग का परिमाप। तो 4 × a बराबर हो जाएगा 2 गुणा ये हो जाएगा दोस्तों 40, 4 से कितनी बार कटेगा, 10 बार, तो a बराबर आ जाएगा 10 दूनी 20, और ये मीटर में। यानी कि आपसे पूछ रहा है तो बताइए वर्गाकार भूखंड की भुजा की लंबाई कितनी होगी, तो लंबाई मैंने कितनी मानी थी, a मानी थी, वो हो जाएगी 20 मीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा आपका, सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। वो कह रहा है कि दो संख्या एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 37% कम है। देखो 3 संख्या है, पहली, दूसरी और तीसरी। कह रहा है कि दो संख्या तीसरी से, तो मैंने मान लिया कि तीसरी है 100, अपनी तरफ से मान लिया क्योंकि 100 पे कैलकुलेशन आसान हो जाती है। उसने बोला कि पहली संख्या 100 से 30% कम है, तो 100 का 30% होता है दोस्तों 30, तो 30 कम है 100 से, तो ये 70 होगी। और दूसरी तीसरी से कितनी कम है, 37% कम है, तो 100 का 37% 37 होता है, और 100 से 37 कम है, तो ये होगी दोस्तों 63। अब क्या कह रहा है कि दूसरी संख्या पहली से कितने प्रतिशत कम है। ये वाली दूसरी वाली जो संख्या है पहली से, पहली कितनी है, 70 है, और 70 से ये दूसरी वाली संख्या कितनी कम है दोस्तों, 7 कम है, गुणा 100% के लिए 7 × 7, 7 से 10 बार, और 10 से कट गया कितना, 10%, यानी कि 10% कम है। कौन सी संख्या, दूसरी पहली से, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 10%। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, देखो
वो कह रहा है कि 1170 रुपये में किसी वस्तु को बेचने से एलिसा को उतनी ही हानि होती है जितना उसे इस वस्तु को 22% लाभ पर बेचने से लाभ होता है। इसका मतलब पता है क्या है दोस्तों, कि मान लो किसी वस्तु का सीपी ये है क्रय मूल्य, और ये खुद में 100% वैल्यू होती है। अगर इससे मुझे अधिक मिलेगा तो लाभ होगा और इससे कम मिलेगा तो हानि होगी। लेकिन उसने क्या बोला है कि जब उसने 1170 रुपये में बेच दिया, यानी कि ये सेलिंग प्राइस हो गया, तो 1170 रुपये में बेच दिया तो इस सीपी से कम मूल्य मिला होगा। लेकिन वो जितना कम मूल्य मुझे मिला वो किसके बराबर है, वो उसके बराबर है कि जब इसी वस्तु को 22% के लाभ पर बेचा जाता है। यानी कि इसी वस्तु को जब 22% लाभ पर बेचा जाएगा और जो लाभ आएगा वह जो कीमत होगी, वह जितने रुपए का लाभ हुआ होगा वह बराबर होगा किसके, जब 1170 रुपये में उसी वस्तु को बेचा गया होगा और तब हानि हुई होगी, उस हानि के बराबर है। तो दोस्तों इसमें क्या करना है, आपको सीधा ये बात समझनी है कि इस सीपी पर 22% का लाभ लो या हानि लो, उनकी वैल्यू आपस में बराबर आएंगी। यानी कि सीपी पर अगर मैं 22% का क्या ले लूं, हानि ले लूं, तो हानि ले लूंगा तो 22% हानि हो गई, तो सीपी का मुझे 100% में से 22% हानि हो गई, तो कितना मिला मुझे, सिर्फ ये मिलेगा दोस्तों 78%। और 78% किसके रूप में मिलेगा, 1170 रुपये के रूप में मिलेगा। यानी कि 1170 रुपये में बेच दिया तभी तो आपको 22% की हानि हुई थी। तो यहां से सीपी आप निकाल सकते हो कैसे, कि सीपी गुणा 78/100% को हटाएंगे बराबर 1170, 13 छिंग 78, 13 निम्मा 117, 6 से 15 बार, तो सीपी आ जाएगा दोस्तों यहाँ से 1500 रुपये। अब आपको पता चल गया सीपी हमारा ये है। अब क्या कह रहा है वो, कि यदि उसी वस्तु को, अब नया एसपी कितना दे रखा है कि 1450 रुपये में बेचता है, तो बताइए कितने प्रतिशत हानि होती है। अब बताओ 1500 रुपये की चीज 1450 में बेच दी तो लॉस कितने का हो गया, 50 रुपये का। लेकिन मुझे तो लॉस परसेंट चाहिए, और लॉस परसेंट किस पर काउंट होता है, सीपी पर, तो 50/1500 गुणा 100, ये हो जाएगा दोस्तों 5 से 10 बार, 5 से 3 बार, यानी कि ये आ जाएगा 3.33%। यानी कि आपका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में, क्वेश्चन नंबर 12, यदि ब्याज दर 5% वार्षिक है और चक्रवृद्धि ब्याज के मामले में ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है तो 5000 रुपये की धनराशि, देखो मूलधन दे रखा है सीधा 5000 रुपये और समय दे रखा है 2 वर्ष, और आपसे 2 वर्ष के सीआई और एसआई का अंतर आपसे पूछ रहा है, और इसका फॉर्मूला होता है P × R/100 का होल स्क्वायर। तो P क्या है, प्रिंसिपल यानी कि 5000 रुपये, गुणा रेट कितना दे रखा है, रेट दोस्तों यहाँ पे दे रखा है रेट कितना, 5% वार्षिक, 5% वार्षिक, तो 5/100 गुणा 5/100, ये 3 जीरो कट जाएंगे यहाँ से, और ये 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, यानी कि ये हो जाएगा 25/2, मतलब 12.5 रुपये। तो इसका आंसर हो जाएगा 12.5, और ये ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 13। पिछले वर्ष 5 कंपनियों में कार्य दिवसों का औसत, देखो 5 कंपनी थी, ध्यान से समझना, और प्रत्येक कंपनी का जो औसत दिन आए, कौन से दिन, जिस दिन उन्होंने काम नहीं किया उसे बोलते हैं अकार्य दिवस। तो प्रत्येक कंपनी का औसत जो आया वो आया कि 16 दिन उन्होंने काम नहीं किया। तो ऐसे 5 कंपनियों ने कितने दिन इकट्ठे कर लिए मिलकर, 80 दिन इकट्ठे कर लिए कि 80 दिन उन्होंने काम किया नहीं। फिर क्या कह रहा है कि इस वर्ष 3 कंपनियों में से प्रत्येक में 10 अधिक कार्य दिवस हो गए, यानी कि 3 कंपनियां अब की बार ऐसी शामिल हो गई कि पहले जो एवरेज था उनका था, लेकिन अब की बार 3 कंपनियों में 10 अकार्य दिवस एक्स्ट्रा हो गए। तो इन 3 कंपनी ने कुल मिलाकर 30 दिन एक्स्ट्रा इकट्ठे कर लिए। कौन से अकार्य दिवस इकट्ठे कर लिए, 30, तो ये एक्स्ट्रा हो गए उनके पास, ठीक है। लेकिन 2 कंपनियां ऐसी थी कि पहले से 5 कम अकार्य दिवस कम थी प्रत्येक के पास। वो कह रहा है कि 2 कंपनियों में प्रत्येक में से 5 अकार्य दिवस कम थे,
तो दो कंपनियों में से जब 5 कम थे तो 5 के हिसाब से 2 ने कितना इकट्ठा कम कर दिया होगा, माइनस के 10 दिन कम कर दिए, किसके, एक आर ए के, और यहाँ 30 दिन क्या कर दिए थे, ज़्यादा। अब देखना, जब पहले एवरेज था हमारा 16 तो 5 कंपनियों के पास टोटल 80 दिन थे एक आर ए दिवस, लेकिन अब 3 कंपनियों ने और एक्स्ट्रा काम किया, एक आर ए दिवस और ज़्यादा रखे, तो ये कितना काम एक आर ए दिवस रखे, 10 के हिसाब से 30 दिन इकट्ठा इन्होंने कर लिए। लेकिन 2 कंपनी ऐसी थी जो 5 एक आर ए दिवस कम रखती हैं, तो 2 पंजे 10, तो कुल मिलाकर यहाँ पर भी 20 दिन की बढ़ोतरी अभी भी हो रही है, यानी कि 30 में से 10 गए तो 20 दिन एक्स्ट्रा हो गए। और 80 दिन आपके पास पहले से ही थे, तो 80 और 20 कितने हो गए, 100। तो 5 कंपनियों के पास कुल मिलाकर 100 दिन अभी भी ऐसे हैं कि जिस दिन काम नहीं होगा। तो भैया आपसे पूछ रहा है कि एक आर ए दिवस की औसत बताओ, तो 100 में 5 से भाग दे देना, तो 20 एक आर ए दिवस आ जाएंगे। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 20 दिन हो जाएंगे। ऐसे कितने एक आर ए दिवस होंगे औसत, 20। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। इसमें क्या बोला है कि मनीष ने 225 रुपये प्रति हिसाब की दर से किताबें खरीदी, 162 रुपये प्रति किताब की दर से उन्हें बेच दिया, और 7 किताबें बेचने पर हानि क्या हुई। तो दोस्तों क्या करना है कि आपको ये लिखना है कि एक किताब का जो सीपी है, प्रति बोला है तो मतलब प्रत्येक का, इनकी 225 रुपये है, और एसपी जो दे रखा है प्रत्येक किताब का वो दे रखा है 162 रुपये। आप यहाँ पे ये देखो कि लॉस कितना हो गया एक किताब पे, तो 225 में से 162 घटा दीजिए, तो ये आ जाएगा, ये 3 ये 6, यानी कि 63 रुपये का आपको लॉस हो गया। लेकिन आपने कितनी किताबें बेची हैं ऐसी, ये एक किताब का लॉस आया है, आपने बेची हैं कितनी किताबें, 3 किताबें, सॉरी 7 किताबें, तो टोटल लॉस कितना हो जाएगा, टोटल लॉस ये हो जाएगा 7 गुणा 63, ये हो जाएगा 400, 7 21 441 रुपये। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। यदि एक संख्या के वर्ग में से 49 को घटाया जाता है, देखो मैंने मान लिया कि संख्या है ए, अब इसका वर्ग करेंगे तो ए स्क्वायर, और इसमें से क्या घटाया आपने, 49 घटाया, तो परिणाम क्या आता है, 576 आ जाता है। तो ए स्क्वायर इसे इधर भेज देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 576 प्लस 49, और ये 576, ये यानी कि ये हो जाएगा 625। तो ए बराबर हो जाएगा √625, और ये बराबर आ जाएगा 25। तो यानी कि ए मैंने क्या मानी थी, संख्या मानी थी। तो दोस्तों आपसे पूछा है संख्या क्या है, तो संख्या क्या हो जाएगी, 25। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। अब क्वेश्चन नंबर देखिए 16 है क्या, बोल रहा है कि दो संख्याओं 16 तथा 20 के महत्तम समापवर्तक। अब देखो एक तो 16 है, तो 16 को मैं लिख सकता हूँ 4 गुणा 4, और एक है 20, इसे लिख सकता हूँ मैं 4 गुणा 5। अब आप ये बताएं मुझे कि एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि इसमें ऐसा कौन सा फैक्टर है जो बड़ा हो और कॉमन हो। तो इन दोनों में देखना दोस्तों, ये 4 जो है दोनों में कॉमन है, यानी कि एचसीएफ कितना आ गया, 4। और आपसे पूछ रहा है एलसीएम। तो एलसीएम में क्या होता है दोस्तों, आप एक 4 हमने ले लिया यहाँ पे, यहाँ कितने 4 हैं, 2 4 हैं इसमें, तो दोनों चारों को लेना पड़ेगा। और इसमें कितना, 1 4 है, तो 4 ऑलरेडी आ गया, तो इसमें से क्या और लेना पड़ेगा, 5 और लेना पड़ेगा। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 4 4 16 और 5 80। ठीक है दोस्तों। अब क्या कह रहा है कि महत्तम समावर्तक तथा लघुत्तम समावर्तक का अनुपात निकालना है, यानी कि इनका एचसीएफ का और एलसीएम का आपको रेशो बताना है। तो देखना एचसीएफ का कितना है हमारा, एचसीएफ अनुपात एलसीएम, ये दे रखा है 4 और ये है 80, 4 एकम 4 और ये है 20। तो कितना आ जाएगा आंसर दोस्तों, 1:20। ये आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है, उसने बोला है कि एक वायुयान किसी दूरी को 240 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 5 घंटे में तय करता है। तो देखिए फिर कह रहा है कि उसी दूरी को
तो पहले आप दूरी निकालेंगे, तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय, चाल गुना समय। अब दूरी क्या निकालनी है, जो वायुयान ने तय की है। चाल कितनी थी उसमें, 240 किलोमीटर प्रति घंटा, और समय कितना लगाया था, 5। तो दोस्तों ये दूरी कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 500, 5 चौक 20, 5 दूनी 10, तो 1200 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों। अब क्या कह रहा है कि इसी दूरी को यदि कितने समय में, समय दे रखा है अब 1/2/3 घंटे, और इसे मैं लिख सकता हूँ 3 एकम 3 यानी कि 5/3 घंटे में तय करना है। तो पूछ रहा है कि इसकी चाल को क्या होगी, तो चाल बराबर होगा दूरी बटे समय। दूरी कितनी है, 1200 किलोमीटर, और समय कितना है, 5/3 घंटे। तो 3 ऊपर चला जाएगा और 5 से इसे काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 240। तो ये आ जाएगा दोस्तों 720 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम करेक्ट होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80। अब ये कह रहा है कि एक व्यापारी किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 18% की छूट देता है और 6.6% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे इस पर क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक मूल्य अंकित करना चाहिए। देखो इस टाइप के क्वेश्चन को आपको पढ़ा होगा कि एमआरपी और सीपी का जो रेशो होता है वो निकाल सकते हैं। कैसे कि 100 में आपको जितना भी प्रॉफिट हुआ हो उसकी वैल्यू जोड़नी है, और 100 में से जितना आपका डिस्काउंट हुआ हो वो घटाना है। ठीक है दोस्तों। अब देखो प्रॉफिट कितने का हुआ यहाँ पे, 6.6% का, यानी कि पी की जगह वैल्यू कितनी हो जाएगी, यानी कि 100 + 6.6 बटे 100 - 18। तो ये हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ देख लेते हैं, ये हो जाएगा 100 और 6.6, 106.6 बटे ये हो जाएगा 82। पॉइंट हटाओ, 0 बना लो। इसे 2 से सिंप्लीफाई और कर लो, 2 से कट जाएगा, 2 पंजे 10, 2 तिया 6 और 2 तिया 6 और 2 चौक 8, 2 एकम 2, 0। इसका मतलब ये क्या है, ये आ गया हमारा एमआरपी और सीपी का रेशो। यानी कि क्रय मूल्य हमारा अगर कितना है, 410 है, तो एमआरपी यानी कि अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, 533। यानी कि 410 रुपए की चीज पर आपने कितना लिख दिया, 533 लिख दिया। तो 410 से आपने कितना अधिक लिख दिया, तो देखना दोस्तों कितना अधिक लिखा है यहाँ पे, ये घटा लीजिए, 3 में से 0 है तो 3 में से 1 गए तो 2, यानी कि 123 रुपये मूल्य आपने 410 रुपये की चीज पर अधिक लिख दिया, यानी कि आपने 533 लिख दिया। तो आपसे ये पूछ रहा है कि कितना % अधिक अंकित करना पड़ेगा। तो देखना 410 पर 123 अधिक हो गया, तो गुणा 100% के लिए, ये 0 से 0 कैंसिल, और 41 तिया 123 होते हैं, तो 10 तिया 30%, यानी कि 30% अधिक अंकित करना पड़ेगा। तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है दोस्तों, 2 रेलगाड़ियां 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 70 किलोमीटर प्रति घंटा गति से समान दिशा में चल रही हैं। तेज गति वाली रेलगाड़ी धीमी गति वाली रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को पार करने में 2 मिनट 42 सेकंड का समय लेती है। देखिए जब दोनों ही ट्रेनें सेम डायरेक्शन में जाती हैं तो सापेक्ष चाल से जाएंगी, और सापेक्ष चाल दोस्तों क्या हो जाएगी, अधिक वाली में से कम वाली स्पीड घटा दीजिए, तो ये हो जाएगी 10 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए जो तेज चल रही है रेलगाड़ी वो धीमी गति वाली रेलगाड़ी में बैठे किसी व्यक्ति को पार करेगी। जब किसी व्यक्ति को पार करेगी कोई भी रेलगाड़ी, तो दोस्तों अपनी ही लंबाई पार करती है। मान लो ये व्यक्ति है और इसे कोई ट्रेन पार कर रही है, तो यहाँ जो इसकी अपनी लंबाई होगी उसी को हम दूरी कंसिडर करते हैं, यानी कि वो अपनी ही लंबाई को पार करती है दूरी के रूप में। और दूरी बराबर क्या होता है दोस्तों, दूरी यानी कि ट्रेन की लंबाई, और दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय। तो दूरी बराबर हो जाएगा दोस्तों चाल गुणा समय, तो चाल गुणा समय हो जाएगा। अब देखो यहाँ इसने बोला था कि जब व्यक्ति को पार करती है ट्रेन तो वो लेती है समय, कितना लेती है, 2 घंटा 42 मिनट। देखो समय ले रखा है उसने 2 मिनट और प्लस 42 सेकेंड, तो 2 मिनट को देखो मैं सेकंड में चेंज कर लूंगा, तो
2 गुणा 60 प्लस 42, यानी कि ये हो जाएगा दोस्तों 162 सेकंड। यानी कि कुल समय कितना लिया उसने ट्रेन ने व्यक्ति को पार करने में? 162 सेकंड। अब जब व्यक्ति को पार करेगी तो वह ट्रेन अपनी ही लंबाई पार करेगी। तो आपसे पूछ रहा है कि ट्रेन की लंबाई क्या है जिसने व्यक्ति को पार किया है, ट्रेन की लंबाई। तो ट्रेन की लंबाई दोस्तों क्या हो जाएगा? चाल गुणा समय। अब चाल कितनी थी ट्रेन की? वो हो जाएगी इससे, ये कौन सी स्पीड है? सापेक्ष चाल, और ये है किलोमीटर प्रति घंटा में, लेकिन हमें समय सेकंड में दे रखा है, इसलिए इसे मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिया। यानी कि अब चाल होगी 10 गुणा 5/18। चाल गुणा समय कितना है? 162 सेकंड। 18 निम्मा 162, 9 बार कट जाएगा, और 10 पंजे 50 गुणा 9 हो जाएगा 450 मीटर। यानी कि उस ट्रेन की जो लंबाई होगी दोस्तों वो हो जाएगी 450 मीटर। तो दोस्तों इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोल रहा है कि 2, 5 और 6 का चतुर्थानुपाती। अब देखो चतुर्थानुपाती मैंने मान लिया डी, ठीक है दोस्तों। अब चतुर्थानुपाती का मतलब ये है कि 2:5 समानुपात 6:डी, और समानुपात का मतलब होता है बिल्कुल बराबर, यानी कि 2/5 में जो अनुपात है वह 6:डी में होना चाहिए। यानी कि 2/5 बराबर, इसकी जगह मैं बराबर लिख सकता हूँ 6/डी। तो 2 गुणा डी बराबर हो जाएगा 5 गुणा 6, और डी बराबर हो जाएगा 2 तिया 6, यानी कि 15। कितना आ गया दोस्तों? तो ये जो चतुर्थानुपाती आया यहाँ आया 15, ठीक है। एक क्या कह रहा है कि 6, 8, 9 के चतुर्थानुपाती। अब इसमें जो चतुर्थानुपाती है उसे मैं मान लेता हूं, कुछ भी मान लेता हूं, देखो x मान लेता हूं, ठीक है दोस्तों। तो इसका मतलब क्या है कि 6:8 समानुपात 9:x। ये चतुर्थानुपाती, ये तृतीयानुपाती, ये द्वितीयानुपाती, ये प्रथमानुपाती। अब 6/8 ये इसका मतलब हो जाएगा बराबर होगा अनुपात के किसके? 9/x के। तो देखना 3 दूनी 6 और 3 तिया और 2 चौक 8। तो दोस्तों यहां से x बराबर आ जाएगा 4 गुणा 3, यानी कि 12। अब आपसे पूछा है कि 2, 5, 6 के चतुर्थानुपाती, यानी कि इसका 15 का, और 6, 8, 9 x के चतुर्थानुपाती यानी कि 12 का, इनका अनुपात आपसे पूछ रहा है। इसमें दोस्तों लैंग्वेज थोड़ी सी गलत लिख दी है, वो गलती से गलत हो गया है कि 10 पूछ रहा है। ये क्वेश्चन में थोड़ी गड़बड़ है, लेकिन इसका जो सही आंसर होगा वो यही होगा कि इसके चतुर्थानुपाती और इसके चतुर्थानुपाती का अनुपात आपसे पूछ रहा है, यानी कि D:X आपसे पूछ रहा है, यानी कि 15:12। 3 पंजे 15 और 3 चौक 12, यानी कि 5:4 आपका बिल्कुल एकदम सही आंसर होगा, और ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट है। तो ठीक है मेरे दोस्तों, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और मेरे प्यारे दोस्तों बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने जितना संभव हो सका मैंने आपको अच्छे से समझाने का प्रयास किया है। अगर मेरे से कुछ त्रुटि हुई हो तो उसके लिए मुझे क्षमा करना, और कमेंट करना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी।